Good evening, students. Good evening. Good evening, sir. 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 Good evening. Good evening. Good evening. तो आज आपका पहला क्लास है या दूसरा? सर पहला है। दूसरा पहला क्लास। पहला क्लास से ये जो पहला क्लास इसका है उसका बैच कब स्टार्ट हुआ है? मार्च में 13 अप्रैल। 30 March. ओके 30 अप्रैल हमारा इज द फर्स्ट क्लास। ओके ओके सो आई थिंक एक बैच में सिंगल बैच में एक दिन इंट्रोडक्शन क्लास हुआ है। ये जनवरी बैच। यस जनवरी बैच में सिंगल वन डे क्लास हुआ था, उसके बाद से और किसी बैच में ट्रायल क्लास नहीं हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डिस्कशन देखेंगे। तो हमारा ये जो कोर्स है, सिलेबस है, यूनिट 7 आपने IIT जैम फिजिक्स देखा होगा सिलेबस। तो उसमें यूनिट 7 में है, ग्रुप 7 ये कह सकते हो या यूनिट 7 बोल सकते हो, दैट इज रिलेटेड टू सॉलिड स्टेट फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो दो टॉपिक्स यहाँ है यूनिट 7 में है, जिसमें एक सॉलिड स्टेट फिजिक्स का टॉपिक है एंड अनदर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स ऑलरेडी आप पढ़ रहे होंगे। सॉलिड स्टेट फिजिक्स में भी मैंने एक बैच में सिंगल बैच में ट्रायल क्लास लिया हुआ है एंड आज उस क्लास को एक्सटेंड करते हुए थोड़ा और इसके टॉपिक्स भी डिस्कस करेंगे। साथ साथ जो दूसरे बैचेज में ट्रायल नहीं हुआ उनका भी थोड़ा ट्रायल दूंगा मैं, जस्ट फॉर हाफ एन आवर। उसके बाद फिर पूरे कोर्सेस बराबर में आ जाएंगे। ओके तो ये मत सोचना कि किसी भी एक का मैं शॉर्ट करूंगा या लॉन्ग करूंगा, दोनों टॉपिक्स रहेंगे। जो टॉपिक्स पहले बैच में हुए हैं एक बैच में और दूसरे बैच में जो नहीं हुआ है उसको भी, क्योंकि इंट्रोडक्शन क्लास होती है तो फर्स्ट डे या सेकेंड डे जो भी है वो थोड़ा स्लो स्पीड से चलता है, ठीक है। थोड़ा उसको स्पीड में करके हम लोग उन टॉपिक्स को भी इजीली समझ लेंगे जो चीजें हमने लास्ट क्लास में की होंगी। ओके तो हमारे पास जो कोर्स स्ट्रक्चर है दैट इज सॉलिड स्टेट फिजिक्स, उस कोर्स स्ट्रक्चर में देयर आर टोटल 5 टॉपिक्स। अगर हम कहें कि कितने टॉपिक्स हैं तो मेनली हमें 5 टॉपिक्स इस कोर्स में पढ़ना है। आप लोग नोट भी करना चाहो तो नोट कर लेना, अदरवाइज बाद में आपको PDF एंड वीडियो दोनों का दोनों आपको मिलता ही होगा ऐप में, तो आप वहां से लेकर के नोट्स बना सकते हैं। अदरवाइज आप चाहो तो बीच में क्लास के बीच में भी आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। सो वी हैव टोटल 5 यूनिट्स यू कैन से, and these units are crystal structure is first unit and there are X-ray diffraction and reciprocal lattice। तो ये दोनों जो स्टार्टिंग के यूनिट्स हैं ये क्रिस्टोग्राफी रिलेटेड है। क्रिस्टोग्राफी मीन्स क्रिस्टल स्ट्रक्चर से रिलेटेड, उसका आइडेंटिफिकेशन, क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसे होता है, क्या ज्योमेट्री होती है, इस पर बेस्ड डिस्कशन है पहले दूसरे यूनिट में। क्रिस्टल स्ट्रक्चर, एक्सरे डिफ्रैक्शन एंड रेसिप्रोकल लैटिस। Then we have 3 chapters based on electronics or you can say properties of electrons, जिसमें कि एक प्रॉपर्टी है फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी एंड दूसरा है बैंड थ्योरी एंड तीसरा है थ्योरी ऑफ सेमीकंडक्टर। तो पहले फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, देन बैंड थ्योरी, देन सेमीकंडक्टर्स की थ्योरी, ये 3 थ्योरीज हमें इलेक्ट्रॉन के बेस पर डिस्कस करनी है, जिसमें सेमीकंडक्टर जहां से फिनिश होता है वहीं से इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स स्टार्ट हो जाता है। ओके सो we have these 5 units, जिसमें कि बेसिकली हम लोग पहले अपनी क्लासेस को एक्सरे डिफ्रैक्शन, रेसिप्रोकल लैटिस, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, इन सभी टॉपिक्स के आसपास हम लोग अपना डिस्कशन करेंगे और ये मेन कोर्स हमारा हो जाएगा सिलेबस का। इसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन थ्योरी, बैंड थ्योरी में कोर्सेज उतने ज्यादा है नहीं, इतना है सफिशिएंटली उसको स्टडी करने के लिए हमारे पास टाइम सफिशिएंट होता है। ओके सेमीकंडक्टर में भी आप जानते ही हैं इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक 2 टाइप के सेमीकंडक्टर्स, पी टाइप एन टाइप जो एक्सट्रिंसिक बन जाएगा और उसके बाद पी एन जंक्शन डायोड वगैरह बनेगा। उसके बाद तो आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में सारा कोर्स आपने फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रखा होगा। ओके तो अगर मैं कोर्स की बात करूं तो ये 5 यूनिट्स को टोटल जो क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर हम डिस्कस करें वेटेज की IIT जैम के पेपर की, तो 2017 4 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टोटल चैप्टर सॉलिड स्टेट फिजिक्स, 2019 में जाकर के 6 क्वेश्चन, अदरवाइज 17-18 में 4, 19 में 6 हो गया था, 2020 में 4 क्वेश्चंस
2021 में 5, 2022 में 3 क्वेश्चन. So on average you can say there is there will be 5 questions from this unit. On average अगर हम बोले तो 5 क्वेश्चन भी बोल सकते हो, रिसेंट का देखकर 3 क्वेश्चन भी बोल सकते हो, लेकिन ये बात याद रखना कि जो क्वेश्चंस हैं हम लोग एग्जैक्टली मैथमेटिकल एवरेज नहीं ले रहे हैं, 4 क्वेश्चंस के आसपास रहने का चांस है. ओके, 5 क्वेश्चन आप 2021 तक बोल सकते थे कि यस 5 आ रहा है क्योंकि 6 4 10 हुआ था, लेकिन फिर अगले इस साल वाले में 3 ही क्वेश्चन थे. तो ऐसा नहीं है कि हर बार ये क्वेश्चन सेम आएंगे, बट हाँ ऑन एवरेज 4 क्वेश्चन का लेकर चल सकते हो. अगर मान लो 2 क्वेश्चन हो 2 मार्क्स के, या फिर 3 क्वेश्चन 2 मार्क्स के हों, 2 क्वेश्चन 1 मार्क्स के हों, तो टोटल आपको 7 to 8 मार्क्स मिल सकता है इस यूनिट से. 7 to 8 मार्क्स इस पूरे यूनिट से मिल सकता है. ओके, तो स्टूडेंट्स ये तो वेटेज हुआ और ये कोर्स स्ट्रक्चर हो गया. कोई कुछ इसमें डाउट्स पूछना चाहता है स्टूडेंट्स? किसी को इसमें कुछ समझ में प्रॉब्लम आ रही हो, चैप्टर्स में कुछ कम लग रहा हो, सिलेबस में उसमें कुछ और चीजें देख रखी हो, कुछ डाउट्स हो रहे हो तो पूछ सकते हो. सर इसमें जो मैग्नेट वाला पार्ट नहीं है, जो पैरामैग्नेट डायल, वो एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में आ जाता है. वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का पार्ट आ जाता है. ठीक है, अच्छा 2023 में भी एक जैम का पेपर हुआ है. किसी ने एग्जाम दिया था? अगर आपकी बैच से तो बताएं स्टूडेंट्स. 2023 का यहाँ मेंशन नहीं किया है मैंने, क्योंकि ये जो क्लास हुआ था पिछले बैच में, जो जनवरी में बैच स्टार्ट हुआ था, उन बैच की क्लास का फाइल ले लिया था मैंने भी डिस्कस करने को. 2023 में कितने क्वेश्चन थे? 3 क्वेश्चन क्या कोई आइडिया था? श्योर है? हाँ सर. श्योर है आप? यस सर. और कोई स्टूडेंट? सर 2022 में जो है सोलिड स्टेट से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था. किससे था वो? सोलिड स्टेट पोर्शन से उन्होंने कुछ नहीं पूछा था 2022 में. सर आपने एग्जाम दिया था या पेपर देखा है आपने? पेपर देखा सर. अच्छा, आपको यहाँ पे नीचे थ्योरी ऑफ सेमीकंडक्टर, बैंड थ्योरी, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी दिख रहा है? यस सर. तो इनके क्वेश्चन समझ पाते हो कि कौन सा सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन है, कौन सा एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक्स का है और कौन सा सेमीकंडक्टर पार्ट का होगा? समझना तो पड़ेगा ना कि कौन सा सेमीकंडक्टर का एक्चुअली क्वेश्चन सेमीकंडक्टर का है और कौन सा इलेक्ट्रॉनिक्स का है. अच्छा, इस बार कितने क्वेश्चंस आए थे इसका तो बताओ. पिछले साल को तो छोड़ देते हैं हम लोग बात करना. 3 क्वेश्चंस मैंने लिखा है, मैं तीनों क्वेश्चंस आपको दिखा सकता हूँ. जो मैं डिस्कस करूंगा मेरे असाइनमेंट में आएगा वो. ठीक है, दूसरे असाइनमेंट की बात नहीं करूंगा मैं, मेरे असाइनमेंट में आएगा. जब मैं क्लास में लास्ट यूनिट चल रहा होगा उस समय मैं बात करूंगा इस पर. ठीक है, तो अभी जो सॉलिड स्टेट क्वेश्चन है. और क्वेश्चन आते हैं इस बार. यस, 4 क्वेश्चंस. तो ऑन एवरेज मैं 4 क्वेश्चंस लेके चलता हूँ. क्लियर? 4 क्वेश्चंस का कंट्रीब्यूशन लेके चल रहा हूँ. इस टोटल चैप्टर को पढ़ने से 4 क्वेश्चंस मिलेंगे. एक्चुअली क्या है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स का है, लेकिन बाद में निकल जाता है कि तो सेमीकंडक्टर बेस्ड है, तो इसको इलेक्ट्रॉनिक्स में क्यों कंसीडर करें. क्या वो कुछ पूछ रहे हैं आप? और कुछ बात पूछना है या बोलना है तो बताएं प्लीज, अदरवाइज मैं नेक्स्ट इसके बाद जो डिस्कस करना है उस पॉइंट पे चलते हैं. नो सर. ओके, नेक्स्ट पॉइंट. चलिए ठीक है. तो on average we can say that there are total 4 questions from this unit, this topic.
and these questions are belonging to these 5 chapters. You can say these are 5 chapters जिनसे कि questions हो सकते हैं. पहले दूसरे से रहेगा तो प्योर क्रिस्टलोग्राफिक क्वेश्चन है. बाद वाले टॉपिक के क्वेश्चंस हमारे यूनिट में जो रहेगा जैसे बैंड थ्योरी इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी पर होगा, कंफ्यूज नहीं होंगे. वो इलेक्ट्रॉनिक फ्री क्वेश्चन नहीं एज्यूम किए जा सकते, है ना. Yes. सुपर कंडक्टर भी पढ़ेंगे सर. चले आओ नहीं हमें फिर नहीं बोल के जाने हैं वो लेके साथ माइलेज के कलम 5 मिनट जा पाए अब चले गए थी पहुंच कल आए शाम. चाचा बोले उनको बोला कल 5 गाँव नहीं राम उनकी तो चले आप जैसे तो हम चले थे आज हाँ चले चलो तुम्हारा तो पापा चले हम जा से कह रहे हैं हमें अच्छा ही लगा अगर हमारा बगल वाले ना जाए ये अपन दूसरे साइड में हमें दूर है अपना हमने ये हमारे बगल में हमारे से आप ना कटारी हां हां हमने साथ से हां है नहीं कब आप सुन तो बोले सर आप ऑडिबल नहीं है. अगर नहीं हुआ पाए तो और बहुत पाप हो जाए. ये हां है ना हां है घरे पर तुम तो क्या दो उनके से चली जा अरे होता करिया चाची चलो समझ देती सबको आगा में एकदम काम से तो हम तो ना पास में जो हम नाश्ता बनाना हम कछु जो तो है आपको हमारे ये सही तो आप सवेरे तो हम लोग को जल्दी नहीं रहा साला ऊपर की चाबी है ना कौन कमरा की है वो बहू नहीं है वो वाली है कब कह रही तुम सर आपकी आवाज नहीं आ रही है. वो तो जल्दी घर में अब जो हो रहा वो नहीं काटी थे भाई जब हमारे घर में तो नहीं है तो नहीं आ रहा तुम्हारे घर भाई ने तो बात करने का अच्छा तरह से दे रहा है लेकिन जो है कि अपने तो बुखार हुआ है ना सर भाई साहब नहीं आ अब आते नहीं जो मचो घर घर सर सर आपकी आवाज नहीं आ रही है. चिल्ला रही कहाँ है ये क्लास कर रहे हैं तभी चला बोल तभी टेरती में कर रहा अभी साउंड ऑडिबल हुआ? Yes, sir. Yes, sir. So now you can say that जो बुक्स है उसमें एसओपी लाइन, एम ए वहाब, पुरी बब्बर एंड चार्ल्स किटल, ये 4 ऑथर्स लगभग इंपॉर्टेंट बुक्स मान सकते हो आप. 5वें एस्क्रॉफ मर्विन को भी पढ़ सकते हैं आप. एंड लास्ट में 3 ऑथर्स ऐसे दिए हैं जिनकी बुक्स को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के पर्पज से यूज किया जा सकता है. 6, 7, 8 जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड बुक है, इसको आप यूज कर सकते हो. स्टार्टिंग की 5 बुक्स जो है या थ्योरेटिकल पार्ट के लिए बेस्ट बुक्स मानी जाती हैं. ओके. और एसओ पिल्लाई जैसे इंडियन ऑथर में बहुत अच्छे, आपने बुक भी देखी होगी, किसी ने लाइब्रेरी से इशू भी कभी कराया होगा, तो
एंड एम ए वहाब भी एक अच्छी बुक्स में है, क्योंकि इसमें थ्योरीज पूरा टू द पॉइंट दिया हुआ है, और जितना दिया हुआ है वो मोर देन सफिशिएंट है IIT JEM के कोर्स के लिए। और TIFR के क्वेश्चंस भी उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस TIFR में जो पूछे जाते हैं एम ए वहाब की बुक में, उनका हिंट दिया होगा। ऐसा आप अगर ट्राई करोगे तो कुछ क्वेश्चंस मैचिंग के मिल जाएंगे आपको, ठीक है। पूरी बुक पर बहुत लाइट बुक है, बहुत लाइटली अगर हम देखना चाहें कि सॉलिड स्टेट फिजिक्स कितने टाइम में पढ़ सकते हैं, मिनिमम टाइम अगर हमारे पास है, तो पूरी बुक इज द बेस्ट बुक। चार्ल्स किटल और एस्ट्रॉप मर्विन ये वर्ल्ड लेवल पर बहुत अच्छे ऑथर्स हैं, और इन्होंने जो बुक लिखा है उसका कंटेंट बहुत बेस्ट है, ऐसा कह सकते हैं। बट एक्चुअली क्या होता है कि इंडिया में हम लोग अगर कोई भी थ्योरी समझना चाहते हैं, तो जब तक उसका डिटेल्ड थ्योरी नहीं होता हम लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो जो ये चार्ल्स किटल और एस्ट्रॉप मर्विन है, इसमें बहुत डिटेल में तो नहीं दिया है, बट इतना डिटेल दिया है कि आप इसको चाहो एक बार पढ़ने का तो वो चीजें थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में यूज करने के लिए आपको फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, ठीक है। थ्योरेटिकली वो सारी चीजें इन्होंने एक्सप्लेन की हैं, बट कई प्लेसेस पर कुछ डिस्कशंस को शॉर्ट कर दिया है, जिसको कि आपको अंडरस्टैंड करने में थोड़ा टाइम लग सकता है। सो एसओ पिल्लाई, गुरी बब्बर, एम ए वहाब, चार्ल्स, ये तीन तो इंडियन ऑथर हो गए और ये फॉरेनर। तो अगर कई बार होता है ना कि कोई थ्योरेटिकल कोई पूछता है कि आपने कहाँ से ये टॉपिक पर्टिकुलर टॉपिक कहाँ से पढ़ा, किस बुक से पढ़ा, तो आप इन पांचों बुक्स में से किसी एक बुक को रिफर कर सकते हैं। और जहां तक मैंने दिखाया आपको टोटल 5 यूनिट्स ही पढ़नी है, तो 5 यूनिट्स के लिए इनमें से कोई भी एक इंडियन और एक फॉरेनर की बुक ले सकते हैं आप, उसमें पढ़ के उससे स्पेशल नॉलेज गेन कर सकते हैं। वैसे तो हम लोग कोर्स में पूरा स्टडी करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के साथ, नेट गेट के कुछ स्पेशल क्वेश्चंस भी रखेंगे हम लोग प्रैक्टिस सेट में। नेट और गेट का लेवल आपको पता है, आपके लेवल से थोड़ा सा हाई लेवल होता है, तो इनके कुछ क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस सेट में देते हैं आपको, प्रैक्टिस सेट में, ठीक है। मिसलेनियस प्रॉब्लम्स करके कुछ क्वेश्चन जो आपके लेवल का होगा, आपसे सॉल्व होने वाला होगा, उनको हम लोग यहाँ प्रैक्टिस, और इसके साथ साथ जैम, जेस्ट, TIFR एंड JNU, BHU, DU, इन एंट्रेंस एग्जाम्स के क्वेश्चंस को हम लोग आपके लेवल पर जो क्वेश्चंस पूछे गए होंगे उनसे लेकर प्रैक्टिस कराएंगे, ओके। तो IIT JEM, जेस्ट, JNU, TIFR, BHU ये तो MSc एंट्रेंस एग्जाम है ही, उसके साथ साथ PhD एंट्रेंस एग्जाम्स के भी कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस सेट में देकर पूरा प्रैक्टिस कराया जाएगा। टोटल 5 चैप्टर्स हैं, 5 चैप्टर्स को पढ़ने के लिए हमें इस तरह से स्ट्रेटेजी बना के चलनी पड़ेगी। सो स्टूडेंट्स, ये रहा बुक का नाम, जिसमें कि लास्ट की तीनों बुक्स मॉडर्न फिजिक्स से रिलेटेड टॉपिक्स से रिलेटेड है। इसमें 100 आउटलाइंस मॉडर्न फिजिक्स का, इसमें क्वांटम से लेकर न्यूक्लियर, सॉलिड, एटॉमिक, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इन सारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस मिल जाए। स्पेशली वो क्वेश्चन जो फॉरेन लेवल पर किसी यूनिवर्सिटी या फिर किसी PhD एंट्रेंस एग्जाम में या किसी इंस्टीट्यूट में कराए गए होंगे पेपर्स, और वो भी सब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगेगा उस सब क्वेश्चंस में पढ़ोगे तो आपको थोड़ा रियलाइज होगा। लिम सीरीज सॉलिड स्टेट फिजिक्स की बहुत ही अच्छी बुक है। सॉलिड स्टेट फिजिक्स के क्वेश्चंस को डिटेल सॉल्व करके भी दिया है, क्वेश्चंस किस यूनिवर्सिटी या किस इंस्टीट्यूट से पूछा गया था उसका भी दिया हुआ, पूरे वर्ल्ड लेवल की बुक मानी जाती है लिम सीरीज। एंड 1000 सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, ये भी अच्छी बुक है, बस इसमें प्रॉब्लम्स है। ये तीनों बुक्स लास्ट की जो दी गई हैं, दीज आर प्रॉब्लम बेस्ड बुक्स, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप इन तीनों बुक्स को प्रेफर कर सकते हो, ओके। तो स्टूडेंट्स, अब मैं नेक्स्ट पेज पर डिस्कस करता हूँ। सॉलिड स्टेट फिजिक्स का कोर्स थोड़ा स्टार्ट करने चल रहा हूँ मैं। किसी को और कुछ पूछना है तो प्लीज पूछ सकते हो, अदरवाइज आई एम गोइंग टू स्टार्ट। यस, बोले। नहीं, सुपर कंडक्टर आपके MSc एंट्रेंस एग्जाम में तो है, बट जैम में नहीं है वो, ना ही जैम में है और ना ही हमारे पास जैम के साथ जैसे जेस्ट की बात कोई कर रहा था, जेस्ट एग्जाम में भी नहीं पूछा जाता, ना ही वो TIFR में, ओके। ये 3 एग्जाम्स पर हमें फोकस करना पड़ता है, स्पेशली जैम के सिलेबस को हम लोग कवर करते हैं। तो जैम के सिलेबस में सुपर कंडक्टर का कोर्स नहीं है, ओके। सुपर कंडक्टर को कोर्स JNU BHU के एंट्रेंस एग्जाम्स में, जो कि आजकल CUET के नाम से बोलते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी टेस्ट टाइप का, उस टेस्ट में ये पूछा जा सकता है, क्योंकि जो
सेमीकंडक्टर तक का टॉपिक है वो तो हमारे पास इंपॉर्टेंट है। किसी भी जैम के लेवल के कोर्स के लिए अगर हम बात करें, ये 5 यूनिट्स तो मस्ट है। इसके बाद एक टॉपिक आता है डाइलेक्ट्रिक, मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ, डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। एक टॉपिक आता है आपके पास स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड, स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड। एक आता है क्रिस्टल बॉन्डिंग, बॉन्डिंग इन क्रिस्टल्स, क्रिस्टल में बॉन्डिंग कितने तरह की होती है, आयनिक, मेटालिक, कोवेलेंट टाइप। इसके बाद एक आता है लैटिस वाइब्रेशन, क्रिस्टल डिफेक्ट एंड सुपर कंडक्टिविटी। 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 टॉपिक्स। ये 6 टॉपिक्स आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन जहां पर 6 सेमेस्टर का कोर्स कंप्लीट हो जाने के बाद टेस्ट होते हैं। जैसे आपका टेस्ट तो IIT जैम का 5th सेमेस्टर के बाद होगा, फरवरी में होता है अक्सर, सेकेंड वीक, फरवरी के सेकेंड वीक में। तो उस समय तक 6 सेमेस्टर का कोर्स कंप्लीट हुआ नहीं रहेगा आपका, है ना। तो 6 सेमेस्टर का कोर्स पूरा नहीं हुआ रहेगा, इसलिए कोर्स को, जो सॉलिड स्टेट फिजिक्स का कोर्स है, उससे आधा ही पूछा जाता है। आधे कोर्स से ही पूछा जाएगा, आधे कोर्स से क्वेश्चंस नहीं रहते। जो आधा कोर्स पूछा जाता है वो मैंने आपको बता दिया, टोटल 5 यूनिट्स। अदर 5 यूनिट्स या 6 यूनिट्स कह सकते हो आप, सुपर कंडक्टिविटी, क्रिस्टल बॉन्डिंग, लैटिस वाइब्रेशन जिसमें मोनोएटॉमिक डायटॉमिक लैटिसेस का वाइब्रेशन देखते हैं, स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड, डाइलेक्ट्रिक, ये सब चैप्टर्स इंक्लूड नहीं किए गए हैं IIT जैम के कोर्स। ठीक है। MSc एंट्रेंस एग्जाम में BHO DU वगैरह में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पूरा 6 सेमेस्टर का कोर्स पूरा हो जाता है। और 6 सेमेस्टर के कोर्स में अगर हम बात करें तो हमें एक बार एटलीस्ट पूरा सॉलिड स्टेट फिजिक्स का कोर्स पढ़ाया जा चुका होता है सिंगल सेमेस्टर में। ठीक है, एक सेमेस्टर में सॉलिड स्टेट का कोर्स, 6 सेमेस्टर का कोर्स बीतने तक हो जाता है। इसीलिए वहाँ 6 सेमेस्टर का कोर्स जहाँ कंप्लीटेड है, उन एंट्रेंस एग्जाम्स में वो पूछ सकते हैं। लेकिन IIT जैम, क्योंकि IIT जैम 5th सेमेस्टर बीतने के बाद होता है, 5वें सेमेस्टर, तो बहुत सारे कोर्सेज में इन्होंने शॉर्टकट कर दिया। जैसे न्यूक्लियर में भी थोड़ा कम पूछ सकता है, क्योंकि न्यूक्लियर भी लगभग 6ठे सेमेस्टर या 5वें सेमेस्टर में ही चलता है। न्यूक्लियर में कम पूछा जाता है, एटॉमिक में कम पूछा जाता है, सॉलिड में कम पूछा जाता है, बिकॉज ये सेमेस्टर्स 5वें और 6ठे में रहते हैं। ये कोर्सेज 5वें 6ठे सेमेस्टर में रहते हैं और उसमें उतना सब कुछ पढ़ा नहीं होता है स्टूडेंट ने, इस पर बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इसमें जैसे आप सॉलिड में देखें तो सॉलिड थोड़ा बड़ा है एटॉमिक और न्यूक्लियर पार्टिकल फिजिक्स से, इसमें टोटल 5 यूनिट्स हैं, टोटल 4 क्वेश्चंस के चांस भी बन रहे हैं। अभी आप तो यही बात डिस्कस कर रहे थे हम लोग। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके पास बुक्स की बात मैंने कर ली, एंड नाउ वी हैव, यस बोलिए प्लीज। सर आपके नोट्स सर सफिशिएंट रहेंगे या फिर सर बुक्स को जो प्रेफर करना पड़ेगा? नहीं, बुक्स नहीं पढ़नी है। बुक्स मैं जस्ट इसलिए बोलता हूँ क्योंकि अगर बहुत ही नया क्वेश्चन आया और किसी बुक से उठा लिया है, क्वेश्चन बनाने वाले ने मान लो किसी नई बुक आई और बुक से कुछ क्वेश्चन उठा लिए या स्टेटमेंट वहां से उठा लिया, तो एटलीस्ट वो स्टेटमेंट आपको पहली बार पढ़ रहे हो आप, तो ये न लगे कि इस तरह का लैंग्वेज हमने पढ़ा नहीं। इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा कभी कभार को जैसा टाइम मिले तो कोई एक स्टैंडर्ड बुक, फॉरेन ऑथर की बुक पढ़ने की सजेशन देता हूँ जस्ट। ठीक है, टाइम मिले तो आप पढ़ सकते हो, इनमें से कोई भी 5वें 6ठे नंबर की बुक में से एक कोई पढ़ सकते हो, इन तीनों चारों में से कोई एक पढ़ सकते हो, चौथे 5वें में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा हमें हिंट मिलेगा कि भाई क्वेश्चन जो पुराने हैं वो तो प्रैक्टिस करा दिए गए, लेकिन न्यू क्वेश्चन के टॉपिक कहाँ से मिल सकते हैं। तो उसके लिए कोई भी ऑथर की बुक, एक तो एग्जामिनर पूरा तुरंत बैठ करके क्वेश्चन न्यू नहीं बनाएगा। मोस्ट ऑफ द चांसेस होते हैं कि वो किसी ओल्ड बुक से कहीं से कोई हिंट ले, कोई स्टेटमेंट उठाए, कहीं से कोई टॉपिक उठा ले और उस क्वेश्चन अच्छा से अच्छा बना दे। जिन टॉपिक से क्वेश्चन कभी नहीं आए उस टॉपिक से उठा ले क्वेश्चन। इसीलिए मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ कि आप लोग बुक रखें। एक बुक्स रखना बहुत अच्छी बात मानी जाती है आज के जमाने में। हो सकता है लोग इंटरनेट पे डाउनलोड करके रखते हो, PPT PDF वगैरह बेस्ट समझते हो, तो उस तरह से भी रखोगे तो कोई इशू नहीं है। बस चैप्टर से 1-2 अच्छे से उसको रीडिंग लगा देनी एक बार। इसका फायदा एग्जाम में दिखता है जब क्वेश्चन न्यू होता है, या आजकल आप जानते हो कि एक MSQ क्वेश्चंस आते हैं। MSQ क्वेश्चंस में मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन मींस देयर मे बी
2 options correct, there may be 3 options correct, there may be 4 options, all of the 4 options correct. तो अगर MSQ क्वेश्चन आया, अब आपको स्टेटमेंट पढ़ना है, हर स्टेटमेंट का अपना अलग मीनिंग होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये शिकायत रहती है कि स्टेटमेंट का एग्जैक्ट मीनिंग मेरे से एग्जामिनेशन हॉल में नहीं निकला, या जो निकला तो वो मेरे समझ से परे था, मैं समझ ही नहीं पाया इसमें करना क्या है। टीचर बोलेगा अच्छा इसमें तो ये करना था, तो अब तुरंत स्टूडेंट को रियलाइज होता है अरे मेरे दिमाग से तो मिस हो गया, क्योंकि वो केवल नोट्स पर रिलाई कर रहे थे, नोट्स पर भरोसा कर रहे थे कि भाई नोट्स बनवा दिया, अब इस नोट्स से बाहर कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता। कोई गारंटी दे सकता है इस समय इस बात की कि मैंने नोट्स बना दिया और इसी नोट से क्वेश्चन रहेगा, इस नोट से बाहर एक भी लाइन नहीं रहेगी? चांसेस है किसी भी बुक से उठाया जा सकता है स्टेटमेंट, पूछा जा सकता है करेक्ट स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसलिए थोड़ा हिंट देता हूं मैं, बुक पढ़ने की सजेशन देता हूं कि आप थोड़ा सा कभी टाइम मिले सैटरडे संडे में या किसी त्योहार के समय तो गेट वो करके चलिए कि इस फेस्टिवल में मुझे 2-3 दिन छुट्टी मिली है, क्लास नहीं करना है और मुझे इसमें ये चैप्टर पढ़ना है, थोड़ा अच्छे से रीडिंग लगानी है। रीडिंग करना अच्छी बात होती है, आजकल न्यूज़पेपर उतनी देर पढ़ लेते हैं जितनी देर मैं किताब पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ। चलिए ठीक है, तो ये बुक्स पढ़ना थोड़ा फायदेमंद होता है। और दूसरा ये भी है सबसे बेस्ट कि कभी भी आपको कोई क्वेश्चन गलत लगे तो आप कहां से क्लेम करोगे, कैसे बताओगे कि मेरा क्वेश्चन सही है? तो क्लेम करने के लिए भी तो आपको कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़नी पड़ेगी ना। क्लेम करने बैठ गए, पता चला बोले वो कि मैंने कैरियर एंडेवर में कोचिंग की थी और वहां से ये नोट्स मिला था और उस नोट्स में ऐसा था, कोई एक्सेप्ट करेगा इसको? जब तक किसी स्टैंडर्ड बुक का नाम नहीं लोगे, स्टैंडर्ड बुक के नाम लेने के बाद ही आपको सपोर्ट मिलेगा और कोई भी पर्सन उस बुक में देखेगा और आपके क्वेश्चन को सही मान लेगा। वो तभी मानेगा जब उसको रियलाइज होगा कि यस, जो आपने स्टेटमेंट लिखा है कि फला बुक में ऐसा दिया गया है, क्वेश्चन गलत है या क्वेश्चन में स्टेटमेंट में कोई ऑप्शन मिस्टेक है, वो चीजें रियलाइज तभी हो पाएंगे जब आप खुद से नोट्स भी पढ़े हो और किसी किताब का कुछ चैप्टर भी पढ़ रखा, किसी बुक से लेकर कुछ 1-2 चैप्टर्स अच्छे स्टडी कर रखा हो। चलिए ठीक है, स्टडी करने की बात है तो थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं कोर्स अपना। वी हैव ऑयलर्स फार्मूला। एक ऑयलर्स फार्मूला होता है, बहुत अच्छा फार्मूला है ये। इसमें ई कोई भी सॉलिड होगा, सॉलिड आपने बहुत सारा देखा है, सॉलिड में हमारे पास क्रिस्टल और नॉन क्रिस्टल बहुत सारे मटेरियल्स देखे होंगे आपने और अभी यूज भी कर रहे होंगे। बहुत सारे मटेरियल्स होंगे सॉलिड फॉर्म में होंगे, पेन पेंसिल से लेकर के जो भी मटेरियल है सब सॉलिड है। जिस चेयर पर बैठे होंगे वो भी सॉलिड होगी, अदरवाइज लिक्विड होती या गैसियस स्टेट में होती तो आप शायद उस सीट पर बैठ ना पाते। सो दिस इज द आइलर्स फार्मूला। आइलर्स फार्मूला बहुत तरह का होता है, जैसे एक एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा पढ़ते हो, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, क्या ये भी आइलर्स फार्मूला है स्टूडेंट्स? क्या ये? Yes, sir. दिस इज वन ऑफ द आइलर्स फार्मूला। दूसरा आइलर्स फार्मूला लिखा है E is equal to C plus F minus 2. E means number of edges, C means number of corners, F means number of faces minus 2. Edges का नंबर, कॉर्नर का नंबर, फेसेस का नंबर और माइनस 2। ये किसी भी सॉलिड में डिफाइंड है, लेकिन ध्यान रखना सॉलिड में वेल डिफाइंड कॉर्नर्स और एजेस होनी चाहिए, ठीक है? अगर मान लो आपने एक प्लेट ले लिया, प्लेट समझते हो के डिस्क जैसा होगा, इस प्लेट के कितने कॉर्नर्स हैं, कितनी एजेस हैं और कितने फेसेस हैं बताना? एक 2 डायमेंशनल प्लेट लिया, नंबर ऑफ कॉर्नर्स बताओ कितने हैं? 0 कॉर्नर। नंबर ऑफ एजेस, कितनी एजेस हैं? एज कितना? 0। फेसेस 1 फेस कितना है? 2 फेसेस। क्या ये इक्वेशन वेरीफाइड है? इक्वेशन 1 वेरीफाई हो गया? No, sir. Why? नो सर, Why not verified? क्यों वेरीफाई नहीं है ये? इसमें तो कॉर्नर्स और एजेस डिफाइन नहीं है। कॉर्नर्स और एजेस क्या? प्रेजेंट नहीं है। अरे नहीं प्रेजेंट है, 0 तो लिखा ना आपने, 0 तो लिखा है ना? वेरीफाइड है सर।
हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ, जब 0 लिख दिया तो वेरीफाई क्यों नहीं हो रहा है? फार्मूले पे पुट करो ना, 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 2 माइनस 2. So equation 1 is verified. Equation 1 is satisfied by this plate, 2-dimensional plate, जिसमें कि 2 सरफेसेस हैं, है ना? अब ऐसे ही अगर मैं एक सर्कुलर सरफेस ना लेकर एक स्क्वायर सरफेस ले लूं, तो क्या इस पर भी सेटिस्फाइड है? इसमें नंबर ऑफ कॉर्नर्स बताना. Yes, sir. Yes, sir. 4. नंबर ऑफ एजेस, नंबर ऑफ 4. यस, Four नंबर ऑफ कॉर्नर्स है 4. Yes. कॉर्नर्स कितने हुए? 4. एजेस, 4. फेसेस, 2. 4. वेरीफाइड है? 2. Yes, sir. वेरीफाई हो गया ना? Yes, तो sir. इस तरह से आप एक एक प्रॉपर्टी वेरीफाई कर सकते हो 2-डायमेंशनल 3-डायमेंशनल सॉलिड्स के लिए. सॉलिड्स में कॉर्नर्स हो नहीं हो, एजेस हो नहीं हो, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. बट यू कैन सी दैट these are the corners, edges and faces. They are satisfying this equation 1 or not, ये चेक कर सकते हैं. तो सॉलिड्स में मेनली हम लोग जैसे बात कर रहे हैं कि मान लो स्क्वायर सॉलिड है, स्क्वायर टाइप का प्लेट है या सर्कुलर प्लेट है, डिस्क जैसा है. अब एक क्यूब अगर हम लोग जैसे एग्जांपल यहाँ ले रहे हैं, क्यूब देखो, क्यूब बनाया होगा आपने. सॉलिड में हमें क्यूब बार बार बनाना पड़ेगा. क्यूब बनाने के लिए एक स्क्वायर इस तरह से ड्रॉ करो, दूसरा स्क्वायर इससे थोड़ा सा शिफ्ट करके ड्रॉ करना है. 2 स्क्वायर्स बन गए स्टूडेंट्स, 2 स्क्वायर बने हुए दिख रहे हैं आपको. दोनों स्क्वायर्स को एक के ऊपर एक नहीं रखना है, थोड़ा सा शिफ्ट कर देना है डायगोनली, और इनके फिर रिस्पेक्टिव कॉर्नर्स को ज्वाइन कर देना है. नाउ दिस इज ए क्यूब. ये क्यूब है, ये क्यूब बन गया हमारा. अब इस क्यूब के पास हम देखते तो कॉर्नर्स कितने हैं, एजेस कितनी है? कॉर्नर्स 8 corners. 12 एजेस, Edges 8 है. Edges 8. एजेस 8 नहीं है. 12. 1 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल 12 है. 12 एजेस. Yes, sir. तो ये आपके पास वेरीफाइड है कि नहीं है फार्मूला देखें. फेस 6 है, टोटल 6 सरफेसेस, टोटल 6 फेसेस. फेसेस 6 है, कॉर्नर 8, एजेस 12, and this equation 1 is verified. चेक कर लीजिए. Yes, sir. Verified. Yes, sir. ओके, चलिए ठीक है. तो इस तरह से हम लोग अगर बात करें तो हमारे पास किसी भी क्यूब हो या स्क्वायर हो, 2-डायमेंशनल 3-डायमेंशन में. अच्छा, इसमें जब फेसेस आप काउंट कर रहे हो तो कभी भी फेस को अपर और लोअर सरफेस, फ्रंट और बैक सरफेस मत काउंट करना कि एक ही सरफेस पर वो बाहर की तरफ भी है अंदर. जो इंटरनली क्यूब को बना रहा है, इंटरनल सरफेसेस की बात कर रहे हैं हम लोग, एक्सटर्नल आउटसाइड साइड की सरफेस की बात नहीं कर रहे हैं. अदरवाइज 12 कह दोगे आप सरफेस की. समझ रहे हो ना? 2-डायमेंशन में दोनों सरफेस काउंट की थी आपने जब स्क्वायर लिया, बट यहाँ 3-डायमेंशन में क्यूब के अंदर टोटल 6 सरफेस आपको एज्यूम करनी है, बिकॉज 6 सरफेसेस से घिरा हुआ है क्यूब. ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. चलिए. सो नाउ नेक्स्ट इज टेट्राहेड्रॉन. टेट्राहेड्रॉन कभी देखा है आपने? टेट्राहेड्रॉन. Yes, sir. Prism. Yes, sir. ओके. प्रिज्म. Prism होता है सर. क्या? Prism. प्रिज्म टेट्राहेड्रॉन नहीं होता. प्रिज्म में एक ट्रायंगल ऐसे होता है और नीचे भी एक ट्रायंगल होता है, ये रिस्पेक्टिव कॉर्नर्स ज्वाइन कर दिए जाते हैं, बस ऐसे ही ना. पिरामिड शेप कह सकते हो. यस, पिरामिड शेप बोल सकते हो. पिरामिड एग्जैक्टली तो नहीं कह सकते, बट अगर साइड्स सभी इक्वल कर दी जाए तो पिरामिड शेप हो सकता है टेट्राहेड्रॉन.
टेट्राहेड्रॉन देखा है आपने? नहीं देखा? आपके पास 3 पैर वाला कैमरा वैमरा का सेट होगा, कैमरे का सेट, कैमरे का होता है ना स्टैंड, कैमरे का, हाँ कैमरे के स्टैंड में अगर हम लोग उसकी चारों टांगे बराबर करते, चारों टांगे कैसे होंगी? एक इधर से जाएगा, इधर से जाएगा, इधर से, और एक बेस पर ट्रायंगल बन रहा, ऊपर एक पॉइंट से सारे ज्वाइंट, तब उसको हम लोग बोल सकते हैं दैट इज अ टेट्राहेड्रॉन। अब टेट्राहेड्रॉन कहाँ देखा है, कुछ हिंट आप बताएं तो थोड़ा आगे बात बने। कभी टेट्राहेड्रल शेप देखा है? टेट्राहेड्रॉन का शेप देखा है? सोचिए। यस सर। कहाँ देखा था पिछली बार? या क्या बना हुआ था टेट्राहेड्रॉन में? क्या ऐसे शेप बना था बस, या कुछ था उसमें स्पेशल पढ़ने के लिए आपको? NH3 का स्ट्रक्चर होता। किसका? NH3। NH3 पूरी तरह से टेट्राहेड्रॉन नहीं है वो। CH4 आप बोलते तो मैं करेक्ट मान लेता। CH4 जिसमें कि 4 हाइड्रोजन एटम्स इस तरह से अवेलेबल होते हैं, सेंटर में एक C रहता है। टेट्राहेड्रॉन के सेंटर में कार्बन एटम होता है, चारों कॉर्नर पर हाइड्रोजन। प्लीज म्यूट कर लीजिए। तो हाइड्रोजन चारों कॉर्नर्स पर, बीच सेंटर में कार्बन होगा, तो हम लोग बोलते हैं दिस इज टेट्राहेड्रॉन। हेड्रॉन रहेगा, आर छूट गया यहाँ पर, टेट्राहेड्रॉन, ठीक है, आर यहाँ छूट गया था। तो टेट्राहेड्रॉन इज द सरफेस इज द 3-dimensional structure which has 4 equilateral triangle। इक्विलैटरल ट्रायंगल कितने होंगे टेट्राहेड्रॉन में? टोटल 4 ट्रायंगल्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, 4 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। यस सर। ठीक है, अब ट्रायंगल 4 है इसीलिए नाम है टेट्राहेड्रॉन। अगर यही ट्रायंगल 8 होते तो क्या नाम हो जाता? ऑक्टाहेड्रॉन। यस, तो ऑक्टा और टेट्रा का मीनिंग है ट्रायंगल से, इक्विलैटरल ट्रायंगल से। जैसे मैंने बोला कि एक कार्बन यहां ले लो, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ये CH4 आपने पढ़ा होगा, मीथेन का सरफेस स्ट्रक्चर है। मीथेन में टोटल 4 कॉर्नर्स पर हाइड्रोजन होगा, सेंटर पे कार्बन, और इस तरह से ट्रायंगल बनता है। एक ट्रायंगल यहाँ इस सब पॉइंट से ज्वाइन कर दिया। दिस इज टेट्राहेड्रॉन। आप लोग बीच में म्यूट करते हो, अनम्यूट करते हो, ये क्या कर रहे हो भाई? प्लीज अगर म्यूट कर रहे हो तो म्यूट कर करके बीच में अनम्यूट का करो। जवाब देने के लिए कुछ पूछा जा रहा है तो बताओ, फिर म्यूट कर लो, ठीक है? डिस्टर्बेंस होता है अदरवाइज उससे दूसरों को। रिकॉर्डेड वीडियो में भी वो उस जगह पर डिस्टर्बेंस रहेगा, ठीक है? रिकॉर्डेड वीडियो तो आपको मिलेगा ना, उसमें रिकॉर्डेड वीडियो में चाहते हो कि अगर नॉइज ना आए, डिस्टर्बेंस ना आए, तो अपने आप म्यूट रखना ट्राई करो, म्यूट रखो बीच में, जब जरूरत हो तभी अनम्यूट करें। तो दीज आर द फेसेस, एजेस एंड कॉर्नर्स। चेक करो फेसेस कितने हो गए। कॉर्नर तो चलो 4 ही कॉर्नर्स है। फेसेस 1 2 3 4 फेसेस हुआ, टोटल 4 इक्विलैटरल ट्रायंगल से। एजेस कितनी है देखिए, एजेस 6। तो क्या आइलर्स फार्मूला वैलिड है? 6 है। आइलर्स फार्मूला क्या था हमारे पास? यस सर। इक्वल टू F प्लस C माइनस 2, C प्लस F माइनस 2, यही था? यस सर। Okay, so E is equal to F plus C minus 2. This is the formula of relation between edges and corners and faces. अच्छा, आपने अगर वही ट्रायंगल देखी, इस तरह का इक्विलैटरल ट्रायंगल देखा है, या इस तरह से आपने मान लो टेट्राहेड्रॉन नहीं देखा है। आप अगर मान लो आपके पास 3 सर्कल्स हैं, 3 सर्किल मतलब कह सकते हो 3 स्फेरिकल सरफेस लोगे तो टेट्राहेड्रॉन बनाने में बहुत आसानी होगी। अदरवाइज 3 मिला दो,
तीन सर्किल्स इस तरह से अगर ज्वाइन कर दोगे तो क्या बनेगा इनके सेंटर्स को ज्वाइन करने से, बताना। तीन सर्किल, यस, कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल, यस, इक्विलैटरल ट्रायंगल कैसे बन रहा है? जब आप तीन सर्किल्स ले लो, तीनों के सेंटर्स को ज्वाइन कर दो तो तीनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी, वैसा इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है। So equilateral triangle has sides equal sides, तीनों साइड्स इक्वल है। इस तरह से तीन सर्किल ना लेकर तीन स्फेरिकल शेप के बैलून्स ले लीजिए। बैलून्स आपने देखा होगा, शादी ब्याह में बैलून लगा देते हैं लोग। इस तरह से तीन बैलून लगा दिया और उसके ऊपर एक बैलून और लगा दिया। इस तरह से बैलून एक और लगा दिया। अब ये चार बैलून मिल करके अगर सेंटर ज्वाइन करें तो क्या ये टेट्राहेड्रॉन बनाएंगे? Yes, sir. Four balloons, they are joined at a single point and Yes, their centers is making a tetrahedron. ये ऐसा लड्डू देख करके भी कर सकते हो। अगर मान लो तीन लड्डू आप इस तरह से रख देते हो लड्डू और एक लड्डू उसके ऊपर रख देते हो तो चारों लड्डू का सेंटर एक टेट्राहेड्रॉन बनाएगा। बात समझ में आई? चार लड्डू लिया, चारों लड्डू में तीन को एक बार रखा, तीनों को ज्वाइन कराते हुए कॉन्टेक्ट में, और उनके ऊपर एक लड्डू रख दिया। गिरने नहीं पाएगा, क्लोज पैकिंग होगी और उसके साथ साथ जो टेट्राहेड्रॉन जैसा शेप है वो बन जाएगा उनके सेंटर्स को ज्वाइन करने से। तो टेट्राहेड्रॉन समझ में आया? टेट्राहेड्रॉन कैसे बनेगा? अगर आपके पास लेमन वगैरह है घर में तो ट्राई कर सकते हो टेट्राहेड्रॉन बना। चार लेमन लेके तीन लेमन रखो, उसके ऊपर एक रख दो, आप सब सेंटर्स को देखोगे तो सेम ऐसे ही टेट्राहेड्रॉन बनेगा। नेक्स्ट है ऑक्टाहेड्रॉन। ऑक्टाहेड्रॉन देखा कभी बना हुआ घर में? कहीं कुछ किसी स्ट्रक्चर में ऑक्टाहेड्रॉन नजर आ गया हो? देखो ऑक्टाहेड्रॉन में होता क्या है, एक मान लो ये स्क्वायर है, ठीक है, एक स्क्वायर, इस स्क्वायर के ठीक ऊपर एक पॉइंट ले लो, चारों को ज्वाइन कर दो। क्या इस तरह का इमेज कहीं आपको नजर आया? 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये होता है सर। क्या होता है? पिरामिड। पिरामिड वाला ये शेप था कि पिछला वाला था? सब मंदिर के ऊपर वाला। हाँ, मंदिर के ऊपर का हिस्सा कई बार ऐसा बना होता है। मच्छरदानी भी ऐसी बना के आजकल लगा देते हैं लोग। मच्छरदानी में भी ऐसे ही होता है ना कई बार बच्चों के लिए। बच्चों वाला तो छोटा होता है थोड़ा, कभी कभी ऐसा बना देते हैं। अदरवाइज आजकल तो बहुत बड़ा भी मच्छरदानी आता है, उसको कुछ अलग अलग शेप आजकल देने लगे हैं लोग, बट रहता इसी तरह का। हाँ, खेतों में सर टेंट लगाते हैं तो ऐसे ही। हाँ, टेंट इसी तरह, हाँ टेंट ऐसा ही रहता है, टेंट ऐसा ही रहता है। जिसको बोलते हैं ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रॉन। ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रॉन। ट्रंकेटेड क्यों? क्योंकि आधा है, 50% पार्ट है। 50% और पूरा तब होगा जब एक पॉइंट नीचे लेके ज्वाइन कर दो। अब ये टोटल ऑक्टाहेड्रॉन है, ठीक है। ऑक्टाहेड्रॉन में कितने फेसेस हैं? 8 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। यस, नंबर ऑफ फेसेस इक्वल टू 8। ऑक्टा नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि 8 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल्स कितने हैं? 8। देन एजेस कितनी है? 12 एजेस। यस, 12 एजेस। कम नंबर ऑफ कॉर्नर्स? ओनली 6 कॉर्नर्स। क्या आयलर्स फॉर्मूला वैलिड है? Yes. फॉर्मूला, यस, ओके। तो दैट मीन्स हमने 3 एग्जांपल लिया, तीनों एग्जांपल्स में ये ऑयलर्स फॉर्मूला वैलिड है। ये चॉइसेस हमें स्ट्रक्चर के लिए डिफरेंट मिलती जा रही। डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर इन सभी छोटे छोटे पार्ट से मिलके बना होगा, चाहे वो टेट्राहेड्रॉन शेप का हो, ऑक्टाहेड्रॉन शेप का हो, क्यूब के शेप का हो। छोटे छोटे क्रिस्टल के अंदर स्ट्रक्चर्स बने होते हैं जिसको हम लोग यूनिट सेल्स बोलते हैं। यूनिट सेल्स, जैसे पूरी बिल्डिंग में एक छोटा सा कमरा होता है, उस कमरे का साइज देखकर हम लोग बोल सकते हैं कि यस इस कमरे में इतने, इस बिल्डिंग में इतने कमरे हैं, इसी साइज के सारे कमरे हैं, आइडेंटिकल है। उसी तरह से हम लोग यहाँ किसी पर्टिकुलर सॉलिड के अंदर, क्रिस्टल के अंदर डिफरेंट यूनिट सेल्स देखते हैं। वो यूनिट सेल आइडेंटिकल होंगे, एक यूनिट सेल दूसरे से सिमिलर प्रॉपर्टी शेयर करेगा, ठीक है।
तो यूनिट सेल्स की बात करेंगे हम लोग बाद में। तो ये यूनिट सेल के लिए सिलेक्शन है कि क्या क्या हो सकता है, क्यूब हो सकता है, टेट्राहेड्रॉन, ऑक्टाहेड्रॉन एंड नाउ हेक्सागन। हेक्सागन शेप आपने कहाँ कहाँ देखा है? जो भी देखा हो आप थोड़ा हिंट कीजिए। इससे क्या होता है ना कि पूछने से आप लोग खुद भी अवेयर रहोगे, फ्यूचर में दोबारा हेक्सागन दिखेगा तो रियलाइज हो जाएगा कि इसको तो हमने बुक में, नोटबुक में अच्छे से बना के एक्सप्लेन किया हुआ था। तो हेक्सागन शेप कहाँ मिलता है देखने को? पेंसिल, यस, एचबी पेंसिल हेक्सागन होती है, एचबी। किलोग्राम अगर देखा होगा, आधा किलोग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, तो हेक्सागोनल शेप का ही वेट बॉक्स होता है वो। रोड ब्रिक सर। हाँ, यस यस, हाँ वो भी है। और कोई स्टूडेंट्स ऑप्शन? कोई और स्टेटमेंट बताओ। हेक्सागोनल शेप में आजकल वही जो रोड की बात कर रहे हैं, टाइल्स वगैरह आजकल हेक्सागोनल शेप में आने लगी है, टाइल्स हेक्सागन शेप में। और क्या मिलता है हेक्सागन शेप में? बेंजीन रिंग सर। आपने देखा है सामने से, आंख के सामने, जस्ट फोटोग्राफ में? नहीं सर, वो बनाया है ना स्ट्रक्चर उसका 12th में। अरे वही कह रहा हूँ कि आपने कॉपी पेन पेंसिल से बनाया है कि एक्चुअली देख रखा है? सर जो फुटबॉल होती है तो फुटबॉल के ऊपर जो बनाया है सर। हाँ, फुटबॉल पे हेक्सागन और पेंटागन दोनों रहता है, ओनली हेक्सागन नहीं, पेंटागन भी है। और नट बोल्ट, नट बोल्ट देखा है? नट बोल्ट, यस सर। Yes, sir. हेक्सागन होता है बोल्ट उसका? ये हेक्सागन नहीं होगा तो वो उसका ओपनर जो है ना काम ही नहीं करेगा अगर हेक्सागोनल शेप नहीं लेगा तो। हाँ, कुछ कुछ स्क्वायर शेप में भी होते हैं नट बोल्ट, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आजकल हमें हेक्सागोनल शेप में का मिलता है। हेक्सागोनल शेप का ही नट बोल्ट टाइट करने के लिए मिलता है। स्क्वायर शेप का भी प्रेफर करते हैं लोग। एक्चुअली इसमें जो ओपनर होता है उसको एकदम एग्जैक्टली सेट हो जाना पड़ता है सिस्टम के साथ, ठीक है, जो ओपनर है। और कोई कुछ बताना चाहते हैं प्लीज बताएं, नेक्स्ट पॉइंट पर चलने से पहले। यस, चलिए कोई बात। तो नाउ वी हैव नेक्स्ट। अब इस तरह से हम लोगों ने कुछ क्रिस्टल या कह सकते हो उससे सॉलिड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गेन की, जिसमें हेक्सागन लिया, क्यूबिक लिया, टेट्रागन, टेट्राहेड्रॉन लिया, ऑक्टाहेड्रॉन लिया, एक स्क्वायर भी मैंने लिया था। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग आवर टॉपिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर। व्हाट इज क्रिस्टल स्ट्रक्चर, व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड एक्सक्यूज मी सर। यस, बताएं प्लीज। यस सर, आइलर्स फार्मूला वैलिड है या नहीं वैलिड है, उससे हमें क्या पता चलता है सोलर के बारे में? सॉलिड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में आ सकता है कि नहीं आ सकता? सॉलिड्स में जहां भी वेल डिफाइंड एजेस होंगी, पता क्या चलता है? हाँ, फिर से आप अपना क्वेश्चन पूछिए। सर, किसी शेप में आइलर्स फार्मूला वैलिड है या ठीक किसी है, वैलिड दूसरी है। शेप में आइलर्स फार्मूला वैलिड नहीं है, उससे हमें उन शेप्स के बारे में क्या पता चलता है? आप कोई एक शेप बताइए जिसमें वैलिड नहीं है, उसके बाद फिर मैं बताऊं कि क्या नहीं पता चल रहा था। आप एक ऐसा शेप बताइए जिसमें ऑयलर्स फार्मूला वैलिड नहीं है, उसके बाद फिर आपको बताता हूं मैं कि उसमें क्या रीजंस मिलेंगे, ठीक है? देखिए आप ये बता दीजिए कि जिसमें वैलिड है उस आप इसमें सिंगल सा एक फार्मूला मैंने बताया आपको, ठीक है? इस फार्मूला में अगर दो इंफॉर्मेशन दी गई है
और बोला गया कि मटेरियल सॉलिड है, तो तीसरा इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कर सकते हो या नहीं कैलकुलेट कर सकते? अगर कॉर्नर ऑफ एजेस, कॉर्नर ऑफ दैट सॉलिड दिया हुआ है, फेसेस दिया गया है, तो क्या आप एजेस बता सकते हो? किसी भी फार्मूले का यूज ऐसे ही किया जाता है, आज तक Yes, मैंने भी ऐसे किया। इफ देयर आर 3 variables, 2 are known, then third variable can be calculated by using formula. इसमें किसी को भी आप लेफ्ट साइड में ले जा सकते हो और को राइट Euler's साइड। formula. Yes, sir. I got it. फार्मूले का यूज तो यही होता है ना कि अगर 2 दिया है तीसरा निकाल सकते हो बाय जस्ट ऑब्जर्विंग दैट सॉलिड और बाय यूजिंग दिस फार्मूला। आप उसका गेस कर सकते हो कि यस देयर विल बी, इफ देयर आर 12 edges, 8 surfaces, then there may be 8 corners, then there may be 6 surfaces. This is the possibility. अब उसको कैसे बनाओगे, बनाने का तरीका इसका क्यूबिक है। तो हम लोग इमेज देखकर ये बातें कर रहे हैं, इन बातों को करके हम इमेज बना सकते हैं। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। किसी भी कमरे में आप बैठे हो, कमरा हो सकता है पेंटागन शेप का हो सकता है वो हेक्सागन शेप का हो, किसी भी कंडीशन में उसकी एजेस, उसके कॉर्नर, उसके फेसेस के बीच में एक रिलेशन जो आयलर ने बताया वो वैलिड है, और वो अप्लाई करके आप 2 इंफॉर्मेशन पता हो, तीसरी इंफॉर्मेशन दे सकते हो। और ये सॉलिड के लिए ही हम बात कर रहे हैं। सॉलिड्स में ही वेल डिफाइंड एजेस, कॉर्नर्स एंड सरफेसेस होते हैं, ठीक है। और जो सरफेसेस हैं, ऐसा नहीं है कि सरफेस थोड़ी स्फीयर के लिए क्या होगा? क्या बोल रहे हैं सर सॉलिड स्फीयर के लिए क्या होगा? सॉलिड स्फीयर के लिए आप मुझे जस्ट इतना बताएं कि कॉर्नर, फेसेस और एजेस क्या लिखने वाले हैं आप, उसके बाद फिर आपको बताता हूं। मेरी बात समझे आप? मैंने कहा कि अगर सॉलिड स्फीयर है आपके पास, तो सॉलिड स्फीयर में एजेस क्या लिखोगे, कॉर्नर क्या लिखोगे, फेसेस क्या लिखोगे? पहले ये तीनों चीजें हमको बता दीजिए, उसके बाद मैं बताता हूं। मैं 8 0 corner 0 face 1 फेस 1 बाय फेस 1 ये एक ही साइड तो दिखेगी ना, वो पूरी साइड, वो कहाँ से स्टार्ट हो गई कहाँ फिनिश हो रही वो अपने वेल डिफाइंड नहीं है। अच्छा, फेस का मतलब क्या सरफेस होता है, या फेस का मतलब प्लेन से लगा सकते हैं? आप बताओ। एक सरफेस जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट डिफाइंड हो अकॉर्डिंग टू मी। एक सरफेस, तो सरफेस क्या स्फेरिकल सरफेस ले सकते हो आप? सरफेस सर कैसा भी हो, बट उसकी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट एक होना चाहिए कि अगर मैंने स्टार्टिंग पॉइंट ये लिया है तो उसका एंडिंग पॉइंट यही होगा। तो आप किसी लाइन के अलॉन्ग जाएंगे, किसी आर्क के अलॉन्ग जाएंगे, किसी डायमीटर के अलॉन्ग जाएंगे, किसी रेडियस के अलॉन्ग जाएंगे, सरकमफेरेंस पर एक लाइन के अलॉन्ग जाएंगे, क्या पूरा सरफेस एरिया कवर करते हुए जाएंगे? मान लो आप एंड पॉइंट और इसकी बात कर रहे हैं, तो मान लो एक मैंने स्फीयर बना दिया और उसके सरकमफेरेंस पर एक रस्सी से, धागे से बांध दिया और बोला किसी धागे के अलॉन्ग जाना है मुझे, और पूरा एरिया नहीं कवर करना। सॉलिड स्फीयर सॉलिड है, मैं आपको बात बता रहा हूँ, सॉलिड स्फीयर सॉलिड है, बात आपको समझ में आती है। बट दैट सॉलिड स्फीयर विल बी हैविंग डिफरेंट एटम्स। क्या वो सॉलिड स्फीयर के अंदर डिफरेंट एटम्स होंगे कि नहीं होंगे, ये बताओ। उसके कंस्टिट्यूएंट्स जो भी होंगे सॉलिड स्फीयर के अंदर, ऐसा स्टूडेंट ने बोला कि सॉलिड स्फीयर, तो सॉलिड स्फीयर ऐसा नहीं है कि सॉलिड स्फीयर के अंदर सॉलिड स्फीयर टाइप के ही छोटे छोटे यूनिट सेल्स बनेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। पूरे एक स्फीयर के अंदर छोटे छोटे एटम्स का जो ग्रुप बनेगा ऐसे, वो तो स्क्वायर या रेक्टेंगल या फिर ट्रायंगल, क्यूब, 2D 3D कुछ तो बनेगा ना ऐसा। यस सर। तो पूरा सॉलिड स्फीयर लेवल पर आप नहीं कर पा रहे हो इस तरह का कैलकुलेशन। उसके माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखिए जो एटम्स है उनके थ्रू क्या वहां क्यूब बन रहा है, ऑक्टाहेड्रॉन बन रहा है, टेट्राहेड्रॉन बन रहा है। मैं जब आपको बोल रहा हूँ कि छोटे छोटे क्यूब्स हैं, इन छोटे क्यूब से मिलकर बड़ा क्यूब बनेगा, इन छोटे छोटे क्यूब से मिल करके भी एक बड़ा सा स्फेरिकल शेप बन सकता है। स्फेरिकल, अगर आपके पास बहुत बड़ा कोई ऑब्जेक्ट है उसके अंदर छोटे छोटे यूनिट सेल्स, क्यूबिक, टेट्राहेड्रॉन, ऑक्टाहेड्रॉन इस टाइप के हो सकते हैं ना। यस सर। तो सॉलिड को बनाने वाले जो, जैसे मैं बोल रहा हूँ पूरी बिल्डिंग है,
पूरी बिल्डिंग अगर स्फेरिकल बिल्डिंग बना दी, सर्कुलर बिल्डिंग बना दी और रूम उसके अंदर स्क्वायर शेप के हैं, क्या ये पॉसिबिलिटी है? स्क्वायर टाइप के रूम लेकर स्फीयर बनाया जा सकता है? यस, ऑफ कोर्स बनाया जा सकता है। जैसे आप अभी बोल रहे थे कि पेंटागन शेप या हेक्सागन शेप लेकर फुटबॉल बनाया गया, फुटबॉल तो ओवरऑल स्फेरिकल दिखा है ना, लेकिन उसका एक एक सरफेस अगर आप देखोगे तो पेंटागन या फिर हेक्सागन कुछ शेप अलग अलग है उसमें, वो तो सर्कुलर नहीं है ना। तो जो छोटे छोटे सरफेसेस हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, जो कंस्टिट्यूएंट है वो, जैसे आप अगर मान लो घर में फर्श पर बिछाना है, अब घर में फर्श पर बिछाने के लिए मैंने बोला कि आप सर्कुलर टाइल्स खरीद के लाइए, सर्कुलर टाइल्स लाइए, बिछाइए, तो क्या पूरा एरिया कवर कर पा रहे हो आप? कमरा पूरा रूम कवर होगा? यू हैव टू यूज स्क्वायर टाइल्स और रेक्टेंगुलर टाइल्स, और पेंटा एजेस रहनी चाहिए, कॉर्नर्स एजेस रहने चाहिए, अदरवाइज पूरा एरिया कभी फिल नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप इस तरह से सर्कुलर टाइल्स यूज करते हो तो बीच बीच में वैकेंट स्पेस बचा रह जाएगा, और वो वैकेंट स्पेस की पैकिंग को कम कर देगा, उसके पूरे तरह से कवर्ड एरिया को, अगर ज्यादा वैकेंट होगा तो कवर एरिया कम हो जाएगा ना। ये बातें आपको नोटिस रखनी है कि सॉलिड स्टेट फिजिक्स में जो स्ट्रक्चर्स हम लोग माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखते हैं, उन्हीं स्ट्रक्चर्स को मैं यहां डिस्कस करा रहा हूं कि ये स्ट्रक्चर्स वेल डिफाइंड एजेस रखेंगे। जैसे आप नमक, साल्ट खरीदा है कभी मार्केट से? साल्ट, वो वाला साल्ट जो कि क्यूब के टाइप शेप में रहता था, क्यूब के शेप में, आजकल तो पाउडर शेप में होता है। यस सर। तो क्यूब के शेप में जो नमक आता है, सॉलिड है, वो क्यूबिक शेप में रहता है। बड़ा पीस भी क्यूबिक रहेगा, छोटा पीस भी क्यूबिक रहेगा, बड़ा भी उठाओगे तो भी क्यूबिक, बहुत छोटा बहुत। तो हमारे पास जो नमक है बहुत पाउडर में भी हो, पाउडर फॉर्म में भी हो, घर में जो यूज करते हैं, बट वो रहेगा क्यूबिक शेप में ही। हाँ, उसके कॉर्नर्स हो सकता है कहीं कहीं टूट गए हो, लेकिन बहुत लोअर लेवल पे, एंगस्ट्रॉम लेवल पर देखोगे तो वो वेल डिफाइंड क्यूब्स रखेगा इनसाइड दैट एंगस्ट्रॉम लेवल। एट एंगस्ट्रॉम लेवल छोटे छोटे क्यूब्स में बना होता है, क्योंकि जो रॉक सॉल्ट है ना, रॉक सॉल्ट जिसको हम लोग सेंधा नमक बोल सकते हैं, सेंधा नमक बोलते हैं हम लोग घरों में, तो इसमें भी क्यूब टाइप का स्ट्रक्चर आता है। आपने शुगर देखी होगी, शुगर में भी बहुत बड़े बड़े पीसेस शुगर के आते हैं, शुगर के क्रिस्टल्स बड़े बड़े आते हैं। कई बार ये शक्कर जो मिलती है उसमें मिल जाता है, पूजा पाठ के लिए जो शक्कर कहते हैं उसमें बहुत बड़े बड़े शुगर के पीसेस मिल जाते हैं, चीनी के पीसेस। जो नॉर्मल हम लोग चीनी मार्केट से खरीदे हैं आजकल के समय में, वो पूरी तरह से क्यूबिक शेप हो सकता है, ना हो, नहीं दिखता हो, क्यूबिक से थोड़ा डेविएट रहता है, डेविएटेड रहता है। लेकिन जो शक्कर है जिसको हम लोग बहुत बड़े पीस में भी ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, वो कहीं ना कहीं क्रिस्टल टाइप का स्ट्रक्चर है। आप देखते हैं तो आपके पास टोपाज नाम सुना होगा, टोपाज आपने सुना होगा, क्वार्ट्ज क्रिस्टल, क्वार्ट्ज सुना है ना? सबसे बेस्ट एग्जांपल्स में डायमंड। तो इन सब के अंदर कहीं ना कहीं क्यूब, कहीं ना कहीं ऑक्टाहेड्रॉन, टेट्राहेड्रॉन, हेक्सागोनल शेप, ये सारी चीजें मिलती हैं। बहुत बड़े लेवल पर देखने की जरूरत नहीं है, माइक्रोस्कोपिक लेवल, बड़े लेवल पर आप वैसे स्फीयर बनाकर बोलोगे कि ये तो सरफेस ही नहीं समझ में आ रहा, तो बड़े लेवल पर मैं बात नहीं कर रहा हूँ। बड़े लेवल पर जो आप देख रहे हैं उसके अंदर छोटे छोटे लेवल्स पर स्क्वायर, क्यूब, रेक्टेंगुलर 2 डायमेंशन में आ सकता है, और 3 डायमेंशन में हमारे पास ऑक्टाहेड्रॉन, टेट्राहेड्रॉन, क्यूबिक, इस तरह के शेप्स आ सकते हैं। क्लियर? तो हम लोग जो बात कर रहे हैं एक्चुअली ये सॉलिड की बात कर रहे हैं, सॉलिड को बनाने वाले कंस्टिट्यूएंट्स, पार्ट्स की बात कर रहे हैं, वो पार्ट्स कैसे होंगे उन पर बात कर रहे हैं। ओके, और कोई डाउट है किसी को? ऑयलर के समय पर कोई प्रूफ नहीं था, थ्योरेटिकल प्रूफ नहीं है कि कॉर्नर, एजेस और फेसेस में ये रिलेशन, इसका कोई प्रूफ है। दिस इज जस्ट ए मैथमेटिकल फॉर्मूला व्हिच वाज गिवन एंड गिवन बाय ऑयलर, और उसने जो चीजें ऑब्जर्व की थी, ऐसा एक्चुअली ना होता था एक समय पर कि जैसे हम बोलते हैं कि हमारे पास जो हमारा बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, ये टोटल 5 एलिमेंट से मिलकर बना है, 5 एलिमेंट से, है ना?
इसी तरह से एक समय आया था कि लोग बोलते थे कि सॉलिड कोई भी बना होगा, तो कोई बोला कि सर्किल होगा, कोई बोला स्क्वायर होगा, कोई बोला रेक्टेंगल भी ले सकते हैं, कोई बोला हेक्सागन शेप का लेकर के बना सकते हैं, कोई बोला कि ऑब्लिक शेप का। तो 2 डायमेंशनल में ये सारी चीजें पॉसिबल थी। तो बाद में सर्कल को हटाया गया, स्क्वायर, रेक्टेंगल, हेक्सागन और ऑब्लिक। 2 डायमेंशनल एरिया सरफेस को फिल करना है तो इसी टाइप के यूनिट सेल्स लेने पड़ते हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी के लिए बोला कि पानी है, वाटर की जरूरत पड़ती है, एयर की जरूरत पड़ती है और फायर, आग की जरूरत पड़ती है। तो इसी तरह से 2 डायमेंशन में कुछ स्पेशल सरफेसेस दे दिए गए, उन्हीं पे बेस्ड पूरा 2 डायमेंशन हो। 3 डायमेंशन में भी ऐसे कुछ सरफेसेस दे दिए गए, कुछ स्ट्रक्चर्स दे दिया गया, क्यूब दे दिया, उसके बाद ऑर्थोरॉम्बिक यूनिट सेल्स दे दिया, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, बहुत सारी चीजें आज पढ़ेंगे हम लोग इस क्लास में। तो उनके बेसिस पर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाया गया। ठीक है, सो अब मैं अगर बात करूं क्रिस्टल स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर तो बाद में आएगा, पहले सॉलिड स्टेट फिजिक्स नाम है कोर्स का। व्हाट इज सॉलिड? सॉलिड माइंड में आते ही आपके मन में, दिमाग में आएगा कि जो इंटरएटॉमिक सेपरेशन है, सॉलिड के 2 एटम्स के बीच का जो सेपरेशन है, दैट विल बी मिनिमम, लीस्ट, सबसे कम डिस्टेंस होती है। कोई भी फॉर्म ऑफ मैटर लीजिए, सॉलिड लीजिए, लिक्विड लीजिए, गैस लीजिए, तो सॉलिड के अंदर सबसे मिनिमम डिस्टेंस पर एटम्स एग्जिस्ट करते हैं। सॉलिड के अंदर जो इंटरएटॉमिक सेपरेशन है मिनिमम है। इंटरएटॉमिक फोर्सेज अगर बात करें तो आप जानते हैं कि फोर्स अगर 1/r² के साथ प्रोपोर्शनल है, इफ r इज मिनिमम देन फोर्स इज मैक्सिमम। तो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स एटम्स के बीच में एग्जिस्ट करता है। सॉलिड के 2 एटम्स के बीच में सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड का फोर्स एग्जिस्ट करेगा। सॉलिड्स का जो वॉल्यूम है, सॉलिड्स का वॉल्यूम डू नॉट चेंज, वॉल्यूम फिक्स रहता है। ऐसा नहीं है कि वॉल्यूम थोड़ी देर पहले देखे गए सॉलिड का वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है, बाद में आए तो 1/2 मीटर क्यूब हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा तभी होता है जब वाटर वगैरह हो या गैसियस स्टेट में हो, वाटर में फ्लो हो सकता है, गैस में भी फ्लो हो सकता है, तो उसमें वॉल्यूम चेंजिंग पॉसिबल है। एक कमरे में भरोगे पूरा गैस उतना फैल सकता है, एक छोटे से सिलेंडर में भरोगे वही वॉल्यूम रहते हुए छोटे सिलेंडर में भी वो गैस ऑक्यूपाई कर जाएगी, है ना। तो हमारे पास जो सॉलिड है उसके पास वॉल्यूम फिक्स है। अब आप आज अगर मान लो किसी कुर्सी पर, चेयर पर बैठे हो और उसका वॉल्यूम इतना है, तो वो आपको 10 साल 5 साल बाद भी उतना ही वॉल्यूम दिखाएगा, बशर्ते वो लकड़ी को तोड़ा न गया हो, जलाया न गया हो। सेम एनवायरनमेंट अगर देते हुए उस चेयर को रख दोगे तो वो आज के 10 साल 15 साल के बाद भी एज इट इज आपको सेम वॉल्यूम में मिलेगा। मास भी सेम रहेगा। अब उसका वजन ऐसा नहीं है कि लकड़ी का वजन, ठीक है, पानी वानी भीग जाने की वजह से कभी बढ़ सकता है, कुछ मॉइस्चर ले ले तो शायद बढ़ जाए वजन, बट नॉर्मली अगर मान लो टेम्परेचर और उसका प्रेशर कभी चेंज नहीं किया गया अब्रप्ट चेंज नहीं आया, बहुत ज्यादा कौन से बढ़ाया घटाया नहीं है टेम्परेचर वगैरह, तो क्या होगा, उसका जो मास है वो फिक्स्ड रहेगा। डेंसिटी इज आल्सो फिक्स्ड बिकॉज मास अपॉन वॉल्यूम फिक्स्ड है। सॉलिड्स को इनकम्प्रेसिबल मानते हैं। इनकम्प्रेसिबल का मतलब है कि सॉलिड के 2 एटम्स के बीच का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा, रिजिड होता है। 2 एटम्स के बीच की डिस्टेंस कभी वेरी नहीं करती। ओके, सॉलिड के 2 एटम्स के बीच का डिस्टेंस कभी भी वेरी नहीं करता, फिक्स रहता है। अब आप सॉलिड को प्रेस करके सोचोगे कि आप एटम डिस्टेंस चेंज कर सको, तो लोअर टेम्परेचर, लोअर प्रेशर या कह सकते हो नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल प्रेशर पर ये पॉसिबल नहीं है। बहुत हाई टेम्परेचर अप्लाई करना पड़ेगा अगर सॉलिड के 2 एटम्स के बीच के डिस्टेंस को आप कंप्रेस या एक्सपैंड करना चाहते हैं। क्लियर? तो डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम, ये सारी चीजें तो आपने बहुत पहले भी पढ़ी होंगी कि सॉलिड का शेप फिक्स्ड है, शेप डेफिनेट है, साइज डेफिनेट है, इनकम्प्रेसिबल है, सॉलिड रिजिड होता है, ये सारी प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स में जैसे देखें, साल्ट, शुगर, आइस, चॉक, डायमंड, रूबी क्रिस्टल, सफायर वगैरह, क्वार्ट्ज हो गया, फिटकिरी हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह जितने भी आपने इस तरह से पढ़ रखे हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट,
आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सिल्वर, गोल्ड, आयरन, निकल, कॉपर, ये सब के सब क्रिस्टल्स हैं, और क्रिस्टल्स हैं तो सॉलिड भी होंगे। तो हमें सॉलिड की बात करनी, लकड़ी का टुकड़ा भी सॉलिड हो सकता है, प्लास्टिक का पीस भी सॉलिड है, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सॉलिड। उनमें हम लोग क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन को अब कैरेक्टराइज करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, क्या क्या प्रॉपर्टीज क्रिस्टलाइन में होगी, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज नॉन क्रिस्टलाइन में। तो स्टूडेंट्स इसको नोट कर रहे हो तो नोट कर लीजिए, और कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिए इसमें प्रॉपर्टीज को लेकर। यस, इनकम्प्रेसिबल का मतलब है कंप्रेस नहीं कर सकते आप। By applying pressure, you cannot change the distance between two atoms of a solid. Okay? Okay, sir. चलिए ठीक है। Yes. Rigid. Yes. हम्म। Okay. Rigid का मतलब? Rigid का mean? Rigid means the distance between two atoms is constant. रिजिड बॉडी पढ़ते हैं ना लोग, हम लोग मैकेनिक्स में बोलते हैं कि दो पॉइंट्स के बीच में, दो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, दैट मींस दैट बॉडी इज रिजिड। रिजिड मींस अगर दो पॉइंट्स हैं, एक का मान लो पोजीशन वेक्टर r है, दूसरे का r2, r1 r2 दो पोजीशन वेक्टर्स वाले अगर दो एटम्स हैं तो r2 माइनस r1 विल बी ऑलवेज कांस्टेंट फिक्स्ड। यही रिजिड का डेफिनेशन है, रिजिड बॉडी का मतलब दो पॉइंट्स, दो एटम्स जिनके पोजीशन वेक्टर r2 r1 हो, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट विल बी कांस्टेंट फॉर नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल प्रेशर, मींस यू कैन नॉट चेंज द डिस्टेंस। अब ऐसा नहीं है कि रबर की तरह उसको दबाओगे तो दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस कम हो गया, फिर थोड़ी देर बाद छोड़ दोगे डिस्टेंस ज्यादा हो, रबर की तरह ऐसा नहीं होगा, डिस्टेंस चेंज ही नहीं होगी अगर सॉलिड है तो। ठीक है, तो सॉलिड की हम लोग बात कर रहे थे। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सॉलिड। सॉलिड्स हमारे पास दो तरह के हैं, एक का नाम है क्रिस्टलाइन, एक का नाम है नॉन क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड्स। सॉलिड्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स की बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। नॉन क्रिस्टलाइन का एक ग्रीक नेम है अमॉर्फस। क्रिस्टलाइन सॉलिड में वेल ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है, एटम्स के बीच का अरेंजमेंट, एटम्स के बीच का डिस्टेंस फिक्स्ड है। जैसे कई बार परेड करते समय सोल्जर्स का सिचुएशन देखोगे, पोजीशन देखोगे तो आपको लगेगा एकदम वेल ऑर्डर्ड वे में वो लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं या परेड कर रहे हैं, ऑर्डर्ड वे में सोल्जर्स जो परेड कर रहे होंगे। ठीक है, और अगर ऑर्डर्ड अरेंजमेंट नहीं है, एटम के बीच का डिस्टेंस कहीं कम कहीं ज्यादा है, इस तरह से, तो आप इसको बोल सकते हैं कि दिस इज रैंडम ऑर्डर, दिस इज इर्रेगुलर, दिस इज अमॉर्फस। The crystalline solid is defined as an ordered periodic arrangement of atoms or ions. एटम और आयन का अरेंजमेंट कैसा है? पीरियोडिक है एंड ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है। एग्जांपल्स में डायमंड है, क्वार्ट्ज है, माइका सीट है, रॉक सॉल्ट है, डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स हमने क्रिस्टल्स के लिए लिखा। डायमंड, क्वार्ट्ज, माइका अभ्रक होता है, अभ्रक माइका सुना होगा आपने। और नेक्स्ट है नॉन क्रिस्टलाइन में। नॉन क्रिस्टलाइन इज डिफाइंड एज इर्रेगुलर रैंडम अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और आयंस। इर्रेगुलर अरेंजमेंट है, जैसे ग्लास हो गया, ग्लास में हो गया, लकड़ी में हो गया इर्रेगुलर अरेंजमेंट, प्लास्टिक भी इर्रेगुलर अरेंजमेंट रखता है, चारकोल, ये सब के सब रेगुलर नहीं, इर्रेगुलर अरेंजमेंट रखते हैं। रेगुलर इधर है, इर्रेगुलर इधर है, ऑर्डर्ड इधर है, डिसऑर्डर्ड इधर है, पीरियोडिक इधर है, रैंडम इधर है। ठीक है, कुछ वर्ड्स है जो इसको डिफाइन करते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा रेगुलर अरेंजमेंट, तो यहाँ लिखो कि इर्रेगुलर अरेंजमेंट। यहाँ है ऑर्डर्ड, यहाँ है डिसऑर्डर्ड, फिर यहाँ पर क्या है पीरियोडिक, यहाँ है रैंडम। रैंडमली एटम्स कहीं भी अपीयर हो सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स सॉलिड के दोनों पार्ट्स को एक बार समझिए। क्रिस्टलाइन सॉलिड को बताना है तो उसके लिए जैसे आजकल के समय पे बोला जाता था ना
2 गज की दूरी पर स्टूडेंट्स को या पर्सन को कहीं पर ट्रेवल करना है, बैठना है, तो दैट 2 गज की दूरी इज जस्ट ए पीरियोडिक डिस्टेंस। आफ्टर दैट डिस्टेंस किसी शॉप के बाहर देखा होगा ऐसे सर्किल से बने हुए, बोलते हैं कि इन दोनों सर्किल्स के बीच में 2 गज की दूरी है, यहाँ भी 2 गज होगा, यहाँ भी 2 गज होगा। इसका मतलब जो इस सर्किल से बने हुए दे आर फॉलोइंग ए क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट। यही क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट है, क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट है। आप कभी गार्डन में जाओ, इस तरह से प्लांट्स लगे हो, अगर कुछ फिक्स डिस्टेंस मेंटेन करते हो तो आप उसको बोल सकते हो क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स का भी क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट हो सकता है, क्रिस्टल की तरह अरेंजमेंट पॉसिबल है। ठीक है, तो ये कॉमन डिस्टेंस के बाद एटम्स का रिपीट होना, ये क्रिस्टलाइन प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है नॉन क्रिस्टलाइन में। नॉन क्रिस्टलाइन में देखो आप, रैंडमनेस ज्यादा है और इरेगुलरिटी आ गई, तो इसको बोलते हैं कि ये लकड़ी, ग्लास, लकड़ी, प्लास्टिक, चारकोल, इन सब में होता है इरेगुलर या रैंडम अरेंजमेंट। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर देखें। आप लोग नोट कर लीजिए इसको, स्टूडेंट्स प्लीज नोट कीजिए। नोट नहीं कर रहे हैं तो स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स अपना बाद में बना लेंगे। ओके, डन सर। डन, ओके। सर यस बोलिए। सर रबर जो होगा वो अमorphous होगा ना? जी हाँ, हमारे पास होगा। यस सर, डन। ओके, तो नाउ यहाँ पर उसी डेफिनेशन को थोड़ा एक बार और लिखने का ट्राई किया है, जैसे दूसरे लैंग्वेज में। जैसे यहाँ पे लिखा है क्रिस्टलाइन सॉलिड इज डिफाइंड एज, तो सॉलिड्स इन विच कंस्टिट्यूएंट क्या हो सकते हैं? एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन रेगुलर एंड पीरियोडिक मैनर, इसको क्रिस्टलाइन बोल सकते हो। सॉलिड जिसमें कंस्टिट्यूएंट एटम्स, आयंस या अरेंजमेंट रेगुलर और पीरियोडिक मैनर फॉलो करें। डायमंड, सॉल्ट, शुगर, क्वार्ट्ज एक्सेट्रा, ये एग्जांपल्स हो गया। नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड में ऐसे सॉलिड्स जिनका अरेंजमेंट रैंडम हो, इरेगुलर हो, अभी मैं बार बार बोल रहा था इरेगुलर, रैंडम पे, रबर, प्लास्टिक, लकड़ी और ग्लास, ये 4 एग्जांपल्स। तो यहाँ से ये डिफिनेशंस भी आप नोट कर सकते हो। ये भी अच्छा स्टेटमेंट लिखा है, पिछले में थोड़ा अलग टाइप का लिखा था स्टेटमेंट, यहाँ थोड़ा अलग, क्योंकि एक ही बात को आप थोड़ा घुमा फिरा के अच्छे से अच्छी लैंग्वेज में ट्राई करते हो एक्सप्लेन करना। So the solids in which constituent atoms are arranged in regular and periodic manner, they are called crystalline, and there are other solids in which constituent atoms are arranged in irregular or random manner, they are called non-crystalline solids. Both of them have different examples. जैसे डायमंड और सॉल्ट, शुगर लिया, क्वार्ट्ज लिया, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जांपल्स हैं। रबर, प्लास्टिक, लकड़ी, ग्लास, they are examples of non-crystalline solids. Okay. इसको भी नोट करेंगे तो बताएंगे। सर एक मिनट। Okay. So now we have differences in crystalline and non-crystalline solids and their properties. सॉलिड में क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन 2 टाइप का अरेंजमेंट पढ़ा। अब उनके स्ट्रक्चर्स में, उनके अरेंजमेंट में कुछ प्रॉपर्टीज डिफर करेंगी। जो प्रॉपर्टी डिफर कर रही है उसको हम लोग लिख रहे हैं। जैसे मैंने बोला कि आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो अरेंजमेंट है वो ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स। मतलब सॉलिड अगर मान लो 10 सेंटीमीटर का लंबा सॉलिड है, 10 सेंटीमीटर, तो जो अरेंजमेंट यहाँ पर होगा वही अरेंजमेंट यहाँ भी होगा, यहाँ
मतलब एटम एटम डिस्टेंस की अगर बात करें तो दैट एटम एटम डिस्टेंस विल बी सेम फ्रॉम वन एंड टू अनदर। एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक जो अरेंजमेंट है वो परफेक्टली ऑर्डर होना चाहिए। क्लियर? तो परफेक्टली ऑर्डर अरेंजमेंट है तो आप उसको क्रिस्टलाइन बोलोगे। और अगर मान लो ऑर्डर है ही नहीं, पूरी तरह से डिसऑर्डर्ड मटेरियल है या कुछ सर्टेन रेंज तक ऑर्डर एग्जिस्ट कर रहा है, मान लो 5 एटम्स तक, 3 एटम्स तक, कुछ हद तक एक ऑर्डर मेंटेन हो पा रहा है, तो आप इसको ऐसा नहीं है कि क्रिस्टलाइन मानोगे। क्रिस्टलाइन में लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक वो ऑर्डर अरेंजमेंट फॉलो करता है। नॉन क्रिस्टलाइन में ये ऑर्डर अरेंजमेंट बहुत शॉर्ट डिस्टेंस तक होगा, या हो सकता है डिस्टर्ब हो सकता है वो उसमें ऑर्डर हो ही ना, ठीक है, डिसऑर्डर हो जाए। दूसरा एक पॉइंट आता है नेक्स्ट, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। कोई भी आपने क्रिस्टल पढ़ा होगा केमिस्ट्री के कोर्स में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जस्ट उसके साथ उसका एक फिजिकल प्रॉपर्टी और उसका मेल्टिंग पॉइंट जरूर मेंशन किया होगा। कोई भी सॉलिड आपको पढ़ाया गया होगा इनऑर्गेनिक में, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, जिप्सम वगैरह जितना भी पढ़ाया गया होगा, सबके साथ एक मेल्टिंग पॉइंट जरूर मेंशन किया होगा, है ना। तो जब मेल्टिंग पॉइंट मेंशन करते हैं इसका मतलब दैट मेल्टिंग पॉइंट इज फिक्स्ड, दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज नहीं होने जा रहा है, वो सेम रहेगा, मेंटेन रहेगा। और जैसे उस टेम्परेचर पर आप हीट करके किसी भी सॉलिड को ले जाओगे, सॉलिड मेल्ट हो सकता है ना। तो हम लोग इसीलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को बोलते हैं कि सॉलिड्स का फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट है, दैट इज फिक्स्ड एट ए सिंगल टेम्परेचर। बट जो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है उनका मेल्टिंग पॉइंट एक रेंज में लाई करता है। मेल्टिंग पॉइंट ऐसा नहीं है कि कांस्टेंट है। मेल्टिंग पॉइंट जैसे मान लो कि 1700 से लेके 1750 डिग्री सेंटीग्रेड, इस तरह से आपको रेंज बतानी पड़ती है। 1700 से 1700 डिग्री सेंटीग्रेड जैसे एक रेंज है, 1800 से 1850, तो ये रेंज में होगा तो आप इसको क्रिस्टलाइन नहीं बोलोगे। ऐसा क्यों होता है? जैसे मान लो कोई रबर बहुत पतला है, कोई रबर मोटा है, तो मेल्ट करने के लिए जो पतला वाला है वो जल्दी मेल्ट होगा और जो मोटा है वो ज्यादा टाइम लगाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसकी मेल्टिंग पॉइंट वेरी कर रही है, कहीं जल्दी हो गया, कहीं काम देर में हुआ, तो मेल्टिंग पॉइंट वेरी कर रहा है। उसी जगह पे अगर कोई मेटल ले लिया, जैसे मान लो गोल्ड ले लिया, गोल्ड को किसी पैन में रख के हीट कर दे, तो क्या गोल्ड का टेम्परेचर भी इस तरह से वेरी करेगा? नहीं। यस, गोल्ड के लिए अगर बात करें तो उसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स टेम्परेचर होगा, दैट विल नॉट वेरी, और इसीलिए आप गोल्ड को भी क्रिस्टलाइन मान के चलोगे। गोल्ड जो है अगर उसके एटम एटम डिस्टेंस एक जैसे हैं तो आपको सिंगल टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी सारे बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए। शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है कि जैसे ही वो टेम्परेचर पहुंचेगा क्रिस्टल मेल्ट हो जाएगा। ये बात समझ में आती है मेल्टिंग होने का? मेल्ट कब होगा? जब उस टेम्परेचर तक आप पर्टिकुलर क्रिस्टल को हीट करके ले आओगे। जैसे मान लो एक सिलिकॉन है, उसका नियरेस्ट सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बना हुआ है, जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं एक्सप्लेन करने के लिए। तो मान लो एक सिलिकॉन एटम 4 सिलिकॉन एटम के साथ एक साथ बॉन्डिंग बना रहा है, ठीक है। तो क्या इधर वाले बॉन्ड, इधर वाले बॉन्ड, इधर वाले बॉन्ड, सारे बॉन्ड्स की स्ट्रेंथ इक्वल नहीं है? इक्वल है सर। इक्वल स्ट्रेंथ है तो इसके लिए इक्वल थर्मल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। इक्वल स्ट्रेंथ वाले सारे बॉन्ड्स ब्रेक करने हैं तो इक्वल टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी हीट से, थर्मल एनर्जी के थ्रू। उतनी हीट मिल जाने के बाद सारे बॉन्ड्स एक सिंगल टेम्परेचर पर मेल्ट हो जाएंगे और जो सॉलिड था वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? सॉलिड के अंदर जो हम लोग बॉन्ड्स की बात करते हैं, अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम है तो वो सारे बॉन्ड्स एक टेम्परेचर, एक फिक्स टेम्परेचर पर ही ब्रेक होंगे और इसीलिए शॉर्ट मेल्टिंग पॉइंट हम लोग वर्ड लेते हैं। ठीक है, नोट कर लिया? केमिकल कंपोजिशन, अब आप कहीं मान लो केमिकल कंपोजिशन की बात करते हो तो क्या केमिकल कंपोजिशन पर अलग अलग कर दोगे? नहीं, किसी भी सॉलिड का केमिकल कंपोजिशन एक ही होगा। सारे
जितने भी पॉइंट्स हैं हर पॉइंट्स पर केमिकल कंपोजिशन सेम होगा, कोई भी अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड ले लो। जैसे यहाँ पर लिखा क्रिस्टलाइन सॉलिड का केमिकल कंपोजिशन थ्रू आउट द क्रिस्टल सेम, और उसी जगह पे नॉन क्रिस्टलाइन का क्या होगा, नॉन क्रिस्टलाइन के अंदर डिफरेंट लोकेशंस पर डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपको विजुलाइज होगा। अब सेम और डिफरेंट से यही फर्क पड़ता है कि जैसे आप मान लें कि NaCl आपने लिया, अब NaCl का टेस्ट अगर मान लो आपके पास बड़ा सा पीस है, इस पॉइंट पर टेस्ट किया, इस पॉइंट पर टेस्ट किया, यहाँ, तो आप क्या बोलोगे, क्या केमिकल कंपोजिशन सेम है? क्योंकि टेस्ट एक जैसा है। यस, आप बोल सकते हो। अगर मान लो केमिकल कंपोजिशन में कोई एक पार्ट जैसे NaCl है, Na2Cl हो गया, NaCl2 हो गया, तो कहीं एक एटम बढ़ेगा तो जरूर उसके बिहेवियर पर, उसकी प्रॉपर्टी पर फर्क पड़ेगा। जैसे NaCl है तो ठीक है भाई, हर पॉइंट पर NaCl होगा, ऐसा नहीं है कि Na2Cl या NaCl2 बन जाएगा, कहीं जो बनेगा वो NaCl ही रहेगा। और इसीलिए शार्प मेल्टिंग पॉइंट हम लोग लिख रहे हैं, और साथ साथ हम लोग इसके नेक्स्ट पॉइंट पे लिख रहे हैं केमिकल कंपोजिशन इज सेम। भाई केमिकल कंपोजिशन सेम होगी तभी तो नियरेस्ट नेबर्स वही एटम्स होंगे जो एटम्स सेंटर पर है, उन्हीं एटम से उसको बॉन्ड ब्रेक करना है। शार्प मेल्टिंग पॉइंट फिक्स है सब, क्योंकि थर्मल एनर्जी सबको सेम रिक्वायरमेंट, सारे बॉन्ड्स की थर्मल एनर्जी सेम होगी। जब सारे बॉन्ड्स की थर्मल एनर्जी सेम है और वो एक पॉइंट पर नहीं हर एक पॉइंट पर है, तो केमिकल कंपोजिशन भी तो केमिकल का जो कंस्टिट्यूएंट्स का फार्मूला हो गया कंपाउंड का, जैसे NaCl लिख दिया, जिंक सल्फाइड लिख दिया, K2Cr2O7 लिख दिया, तो उस स्ट्रक्चर की केमिकल कंपोजिशन की वैल्यू जो हम लोग दिखाएंगे वो यूनिफॉर्म होगी। ऐसा नहीं है कि उसी मटेरियल पर या किसी और ने कुछ और कंपोजिशन दिया और किसी ने दूसरी जगह पर एक्सपेरिमेंट करके बोल दिया कि नहीं ये तो ऐसा नहीं ऐसा है। तो केमिकल कंपोजिशन वेरी नहीं करेगा पॉइंट टू पॉइंट, अगर क्रिस्टल है तो। जैसे यहाँ डिसऑर्डर हो गया, नॉन क्रिस्टलाइन में मेल्टिंग पॉइंट एक रेंज में हो गया, केमिकल कंपोजिशन भी वेरी करेगा, अलग अलग लोकेशन की केमिकल कंपोजिशन वैल्यू भी डिफरेंट रहेगी। स्टूडेंट्स कोई डाउट इसमें, इन तीनों पॉइंट्स में, इन तीनों पॉइंट्स में कोई डाउट किसी को? नो सर। नो सर। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन का पॉइंट जो है वो स्टोकियोमेट्री देखकर होता है। जैसे H2O है, H2O तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो H2O में अगर बर्फ बनेगी तो एक ही जैसा रहेगा ना, H2O ही रहेगा ना। यस सर। ऐसा तो है नहीं कि कहीं पर H2O2 बन जाए, कहीं HO2 बन जाए, कहीं HO बन जाए, HO तो नहीं बन जाएगा ना, H2O ही रहेगा। और इसीलिए हम लोग केमिकल कंपोजिशन से दिखाते हैं। नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी और है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनाइसोट्रोपिक। क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टी होती है एनाइसोट्रोपी। एनाइसोट्रोपी का मतलब है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है या कंडक्टिविटी है या रेजिस्टिविटी है या थर्मल एक्सपेंशन ही ले लो, इनकी वैल्यूज अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होगी। ठीक है, अगर लाइट पास कराना चाहोगे किसी क्रिस्टल से तो अलग अलग डायरेक्शन में क्रिस्टल के अंदर लाइट की वेलोसिटी वेरी करेगी। क्रिस्टल की बात कर रहा हूं, लाइट की वेलोसिटी अलग अलग डायरेक्शन में वेरी करेगी, और इसीलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि वेलोसिटी ऑफ लाइट से रिलेटेड है वो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होगा। रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी जो इलेक्ट्रॉन के मोशन से रिलेटेड है, दे विल बी डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस, बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन है उसके मूवमेंट में एटॉमिक कोलिजन्स, एटम्स के साथ उसके कोलिजन का इंपॉर्टेंट रोल होगा। जिधर एटम्स ज्यादा होंगे उधर ज्यादा कोलिजन होगा, जिधर एटम्स कम रहेंगे, जिस डायरेक्शन में एटम्स कम है तो कम कोलिजन होगा। इसलिए रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी भी वेरी करेगी डायरेक्शन पर डिपेंडेंट। थर्मल एक्सपेंशन, जैसे कोई पाइप ले लिया और या रेलवे का ट्रैक देखते हो, रेलवे का ट्रैक आयरन के रॉड से बनाया जाता है और बीच बीच में गैप खोल देते हैं और बोलते हैं कि थर्मल एनर्जी जब मिलेगी गर्मियों में तो ये इस गैप को फिल कर देगा लेंथ के अलोंग, अगर उसका एक्सपेंशन होगा तो अक्सर आपने देखा होगा कोई भी मटेरियल लेंथ के अलोंग बढ़ता है, एक्सपेंशन उसका लेंथ के अलोंग होता है। और इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ये प्रॉपर्टीज डायरेक्शन डिपेंडेंट है, डिफरेंट डायरेक्शन पे डिफरेंट वैल्यूज, और ये एनाइसोट्रोपी बिहेवियर दिखा रहा है। क्रिस्टलाइन सॉलिड में ये सारी प्रॉपर्टीज जैसे हम बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, थर्मल एक्सपेंशन, दीज आर डायरेक्शन डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज।
सॉलिड्स में आइसोट्रोपिक होता है, मतलब उसके सभी डायरेक्शंस में जो प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनकी वैल्यू सेम रहेगी। कोई भी डायरेक्शन में जाओ वैल्यू विल बी सेम। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, कोई और एग्जांपल वगैरह कुछ हिंट चाहिए तो पूछ लीजिए आप लोग इसको। क्लास का टाइम कब तक था आज का? सर 6 PM। 6 बजे 6 o'clock। तो 6 तो हो गया है, बस आप इस क्वेश्चन इस पार्ट को नोट कर लीजिए, इसको डाउट्स हो प्लीज पूछ लीजिएगा, अपना क्लास के बाद एंड कर देंगे। ओके तो यस सर सॉलिड स्टूडेंट सर क्लासेस अभी रेगुलर चलेंगे या फिर रेगुलर? आई थिंक रेगुलर होना चाहिए एटलीस्ट 1 मंथ तक। 1 मंथ तक इसका कोर्स खत्म करने का टारगेट अगर रहेगा, जिससे कि जितने बैचेस अभी शुरू हुए हैं उनमें मुझे लगता है कि अभी रेगुलर है और टॉपिक जल्दी फिनिश हो सकता है। ठीक है।